बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिंगल ऑर्डर इक्वेशन जो हैं वो पढ़ी थी और फिर उनका सोल्यूशन भी पढ़े थे, किस तरह उनको सॉल्व करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड डिग्री इक्वेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसकी डिग्री सेकंड होती है, वेरिएबल वन ही होता है इन वन वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन उसकी डिग्री जो है वो टू होगी। एन इक्वेशन विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन वेरिएबल दैट इज़ स्क्योर्ड। जो स्केयर होगा, स्केयर का मतलब है पावर टू होगी। वेरिएबल एक ही होगा लेकिन उसकी मैक्सिमम जो पावर होगी वो टू होगी, उसको हम बोलेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। पीछे हमने जो भी इक्वेशंस पढ़ी हैं उनमें वेरिएबल की पावर वन थी। हमारे पास एक्स आता था या फिर वाई आता था या जी आता था, इस तरह के वेरिएबल से उन पावर वन थी। अब हमारे पास जो वेरिएबल आएगा वो एक्स स्केयर टाइप का आएगा, वाई स्केयर टाइप, इस तरह का कोई वेरिएबल आएगा जिसकी पावर टू होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब भी है सेकंड डिग्री। इज़ एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। a ज़ीरो अगर हो जाए तो फिर ये सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाती है। फिर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रही ही नहीं, फिर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन तो रहेगी ही नहीं, फिर ये फर्स्ट डिग्री बन जाएगी, सिंगल ऑर्डर बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए कंडीशन साथ ये है कि a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ज़ीरो हो जाए तो ये सारा x जो है एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाता है, और एक्स स्क्वायर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए शर्त ये है कि पावर जो है वो टू होनी चाहिए। b ज़ीरो हो सकता है, c भी ज़ीरो हो सकता है, इनका कोई इशू नहीं है। b भी ज़ीरो हो जाए, c भी ज़ीरो हो जाए तो फिर भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो रहेगी, सेकंड डिग्री तो रहेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो सर्वाइव कर रही है। तो इसलिए ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, इसको रट्टा लगा लें, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो काम आएगी। ओके, इसके बाद चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किस तरह करना है, यहाँ पे उसने ये थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया है, इसको हम एंड पे करेंगे, फ़िलहाल इसको स्किप करें, क्योंकि इक्वेशन के सॉल्यूशन आने के बाद आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीन मेथड्स जो हैं, वैसे तो डिफरेंट मेथड्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। यहाँ पे जो कॉमन यूज़ होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला है और फैक्टराइजेशन मेथड है और कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ये तीन मेथड जो हैं वो मोस्ट कॉमन है और आपको जो हैं वो सिखाए जाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर फैक्टराइजेशन है, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो इसमें जो सबसे आसान और अथेंटिक मेथड जो समझा जाता है, जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये सबसे इजी है। अगर तो क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही उसको सॉल्व करना है। अगर फैक्टराइजेशन आ जाए तो फैक्टराइजेशन से ही करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाए तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है, मस्ट है। लेकिन अगर इस तरह को इक्वेशन आ जाए कि सॉल्व, जस्ट लिखा हो सॉल्व या लिखा हो सॉल्व बाय एनी मेथड, तो फिर बेहतर है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें गलती के चांसेस भी कम होते हैं और इजी भी होता है बाकी दो मेथड से। तो लेकिन अगर इस तरह कोई एक आ जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, तो फिर अगर आप उसको फैक्टराइजेशन से करेंगे तो बेशक आप सही भी करें, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने मेथड जो है वो गलत कर दिया। हालांकि तीनों से आंसर सेम आएगा, इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी, तीनों मेथड से हो जाएगी, तीनों से आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन अगर उसने साथ स्पेसिफाई किया है कि इस मेथड से करें तो फिर आपने उसी से करना है। अगर नहीं किया तो फिर आप जो मर्ज़ी मेथड जो आपको आसान लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये फार्मूला होता है, इसको भी आपने एज़ इट इज़ रट्टा लगा लेना है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं, इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से, मैं कह रहा हूँ कि रट्टा लगा लें, ताकि आपको पेपर में ये भूले नहीं। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, अब ये इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हमने सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम अप्लाई किस तरह करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, इक्वेशन ये है हमारे पास लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कैसे करना है? इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो मैंने आपको कही है कि आपने याद रखनी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये भी इसकी कंडीशन है। तो अब देखें, एक्स स्क्वायर के जो साथ है टर्म वो ए है एक्स स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है वन है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ वन होता है। तो इसका मतलब है ए जो है हमारे पास वो वन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वन है। ए वो वाली टर्म होनी है जो एक्स स्क्वायर के साथ होनी है। माइनस बी, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस बी एक्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है। बी जो है वो एक्स के साथ वाली टर्म है। अब एक्स के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस टू आ रहा है, प्लस टू जो है वो एक्स के साथ है, तो बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस टू बन गई। और प्लस बी हम स्टार्ट में नहीं लिखते बेसिकली, क्योंकि प्लस ही होता है। अगर माइनस होता तो मैं इधर माइनस लिखता। अच्छा, सी जो होता है वो अलहदा वाली टर्म होती है, जो एक्स के साथ, जिसके साथ एक्स नहीं होता। तो यहाँ पे जिसके साथ एक्स नहीं है वो माइनस थ्री है। सिर्फ थ्री नहीं लिखना आपने, माइनस थ्री लिखना है। माइनस थ्री में और खाली थ्री में बड़ा फ़र्क है। तो ये सी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। ये तीनों वैल्यूज़ आपने यहाँ से निकाल लेनी है। और कैसे निकालनी है? आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी की वैल्यू जो खाली एक्स के साथ है, और सी की वैल्यू जो बिल्कुल खाली है, जिसके साथ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स की पावर, जिसके साथ एक्स नहीं है। अच्छा, अब ये फार्मूला है आपके पास, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x को सिंपल ऐसे ही लिखना है, इक्वल को भी ऐसे लिखना है। माइनस बी, यहाँ पे माइनस लगाना है, ये वाला माइनस माइनस, आगे b है, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देनी, प्लस माइनस लिख के अंडर रूट के नीचे आ जाएँ बी स्क्वायर। b की जगह पे आपने 2 लिखना है, क्योंकि b की वैल्यू 2 है। 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस, ये माइनस आ गई, आगे 4 है, 4 आ गया। आगे ए की वैल्यू 1 है तो 1 की जगह पे 1 लिख दिया। आगे सी है, सी की वैल्यू माइनस 3 है, तो ब्रैकेट में आपने माइनस 3 लिखना है, 3 नहीं लिखना। ठीक हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 आ गया। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह आपने लिखते आना है। माइनस 2 भी ऐसे, प्लस माइनस भी ऐसे, स्क्वायर रूट भी ऐसे। 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ार 4, और ये आपस में मल्टीप्लाई करें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में हो जाते हैं प्लस। प्लस हो गया, 4 1 इज़ 4, 4 3 ज़ार 12, यहाँ पे 12 आ गया। 12 को और 4 को प्लस किया तो ये 16 आ गया। और नीचे 2a है, 2 ऐसे ही, और a की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये 2a बन गया। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ जाता है। ओके जी, अब आपने 16 का स्क्वायर रूट लेना है। आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट लिखें, उसके अंदर 16 लिखें और इक्वल दबाएं तो आपके पास आंसर आ जाता है 4। वैसे भी आपको पता है 4 का स्क्वायर, इस तरह इसको 16 को लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर जो है, इसका मतलब है 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से नहीं 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा हो रहा है। 4 4 ज़ा 16, तो 16 को आप 4 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है पावर 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है और नीचे जो है वो 4 बच जाता है। तो 16 का अंडर रूट जो होता है वो 4 के इक्वल आता है, प्लस माइनस, यहाँ पे 4 आ गया 16 के अंडर रूट की जगह पे, और माइनस 2 ऐसे ही, और डिवाइडेड बाय 2 भी ऐसे ही। अब यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही आंसर आएंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है। जिसकी इक्वेशन की जितनी पावर होगी उसके उतने ही आंसर आएंगे। पावर 2 है तो 2 ही आंसर आएंगे। पहला आंसर x इज़ इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, इनको अलहदा कर लें, प्लस वाले को अलहदा कर लें, प्लस 4/2 और माइनस 2 माइनस 4/2। ठीक है, 2 दफ़ा इसको लिख लें, एक दफ़ा दरमियान में प्लस और एक दफ़ा दरमियान में माइनस। ओके जी, अब ये प्लस माइनस तो आपको आती होगी, बहुत इजी है। एक माइनस का है, एक प्लस का है। आपने देखना है बड़ा किसका है,
प्लस का बड़ा है तो सिंबल प्लस की आएगी, और कितना बड़ा है ये 4 इस माइनस वाले से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 ये आंसर आ जाएगा। -2 + 4 आंसर प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और +1 आंसर आ जाएगा x का 1। दूसरा इधर देखें, -2 है और यहाँ पे दूसरी टर्म जो है वो -4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हों तो सिंबल माइनस की रहेगी, और दोनों को इकट्ठा करना है, 4 और 2 को इकट्ठा करना है, 6 कर देना है, 4 और 2 जो है वो 6 बन जाते हैं, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अगर दोनों प्लस के हों इस तरह होता 2 + 4, तो फिर दोनों प्लस के हैं, सिंबल प्लस की आनी थी और दोनों को इकट्ठा कर देना था, 4 और 2 6 कर देने थे। अब दोनों माइनस के थे, सिंबल माइनस की आई है, करना दोनों को इकट्ठा ही है, -6 बन गया। दोनों प्लस के होते तो +6 बन जाता, ठीक है। अगर एक माइनस का एक प्लस का हो तो फिर आपने देखना है बड़ा किसका है, जिसका बड़ा होगा सिंबल उसकी आएगी। अब यहाँ पे अगर -4 होता और +2 होता तो फिर माइनस का बड़ा होना था तो सिंबल माइनस की आनी थी और -2 आंसर आना था। ये बात आपने ख्याल रखनी है प्लस माइनस करते हुए। ओके, दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की, दोनों को इकट्ठा कर दिया, 6 बन गया, और नीचे ये 2 वैसे ही है, 2 1 is 2, 2 3 are 6। अब ये -7 लाजमी आपने लिखना है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत होगा, तो -3 आंसर आ जाता है। ये दूसरा आंसर आ गया x का। तो सोल्यूशन सेट आपने लिखना है, और सोल्यूशन सेट हमेशा आपने दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर, या जिसको आप करली ब्रैकेट्स बोलते हैं उसके अंदर आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। x की जो पहली वैल्यू आई है वो 1 आई है, और x की जो दूसरी वैल्यू आई है आगे कॉमा लगाकर आपने लिखनी है -3, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसको बंद करना है। ठीक है जी, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस इक्वेशन की। ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके 2 आंसर आ गए, x का एक वैल्यू 1 आ गई, एक वैल्यू -3 आ गई। तो ये मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, बड़ा इजी है, सिंपल। आपने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो याद करनी है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो याद करना है, बस इससे आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी, इजीली आप इसका आंसर फाइंड कर सकेंगे। मेथड ये है जो मैंने आपको समझा दिया है, a b और c की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और इस फार्मूला में पुट कर देनी है, और उनको प्लस माइनस करते जाना है, आपके 2 आंसर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसी मेथड से अब आपने आगे जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है। ये एक एग्जांपल है x² + 2x - 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है इसी मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। उसने तो फैक्टराइजेशन से कहा हुआ है ना, फैक्टराइजेशन वाला मेथड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आपने इसको फ़िलहाल क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से भी हम सब को सॉल्व करेंगे, लेकिन सारी इक्वेशंस को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करना है, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किस तरह करते हैं। तो इस इक्वेशन को भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 6 है, इसको उसने कहा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, लेकिन फ़िलहाल हमने वो नहीं पढ़ा, आप उसको छोड़ें। आपने इसको सिंपल जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाएं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही हैं सेकंड डिग्री वाली, वो सब आपने सॉल्व करनी है, और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से फ़िलहाल सॉल्व करनी है। ये एक इक्वेशन है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लेकर जाना है, t² + 4t। अब इसमें वेरिएबल t है x की बजाय। अब 21 जो है ये प्लस का है, इक्वल से दूसरी साइड पर ले जाकर आपने इसको माइनस कर देना है, -21। 21 दूसरी तरफ चला गया और इधर जो है वो 0 बच गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं इधर लिखता हूँ, x² + bx + c = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे कंपेयर करें, a जो होता है वो x² के साथ वाला, यहाँ पे t है तो t² के साथ 1 है तो a 1 आ जाएगा। b जो होता है वो सिंगल पावर के साथ होता है x के साथ, तो यहाँ पे t है, t की सिंगल पावर के साथ 4 है तो b 4 आ जाएगा। c जो होता है वो वेरिएबल के बगैर होता है, तो यहाँ पे -21 है तो c की वैल्यू -21 आ जाएगी। फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह ये भी इक्वेशन है, ये z के अंदर है, इसमें x की बजाय z लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। x² के साथ a
तो जी स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, ये ए जो है 4 आ जाएगा, बी यहाँ पे +18 आ जाएगा और सी -10 आ जाएगा। इसी तरह फिर ये नीचे एक्स के अंदर इक्वेशन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें ए जो होता है वो स्क्वायर पावर के साथ होता है, स्क्वायर पावर के साथ 4 है तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। बी जो है वो सिंगल पावर के साथ होता है, तो यहाँ के टी की सिंगल पावर नहीं है, टी की सिंगल पावर नहीं है तो फिर बी हमारे पास 0 आएगा क्योंकि वो नहीं है। और सी जो है वो टी के बगैर होना है, तो सी जो है वो -64 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करना है। इसके बाद नीचे ये वाली इक्वेशन है, ये सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, कंपेयर करके आपने यूज़ कर लेनी है। ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू 5 आएगी, सी की वैल्यू -3 आएगी। इसके बाद ये एस के अंदर है इक्वेशन, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसके अंदर डिनोमिनेटर आ चुका है, तो हम पहले भी कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर को सबसे पहले ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को किस तरह करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 4 ही आएगा। 4 को आपने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एस स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x एस स्क्वायर बन जाएगा, प्लस s/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा और s बच जाएगा, और -3/4, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा और इधर 3 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 को जब 4 से क्योंकि पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अब ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें, कंपेयर करें, पावर 2 के साथ जो होता है वो a होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 4 है। पावर 1, s की पावर 1 है, ये खाली s, इसके साथ क्या है, इसके साथ 1 है, तो पावर 1 के साथ जो होता है वो b होता है, b की वैल्यू +1 आ गई। और पावर के बगैर जो होता है, वेरिएबल के बगैर, वो c होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो c की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करके आपने इसका आंसर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इनको समझें, जहाँ से समझ नहीं आती वहाँ से डिस्कस कर लें। अगर इस क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई, इस मेथड की समझ आ गई, तो नेक्स्ट जो 2 मेथड्स हैं वो भी आपके लिए कुछ इजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये ही समझ ना आया तो नेक्स्ट जो हैं वो दोनों इससे मुश्किल हैं, वो आपको समझ बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों या कहीं से समझ ना आ रही हो या कोई इससे मुतल्लिक़ सजेशन देना चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।